Hello friends, in today's video we are going to talk about Article 12 of the Indian Constitution। हम सभी को पता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है वो फंडामेंटल राइट से डील करता है। फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देखिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमें 6 तरह के राइट्स देता है। पहला है राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, राइट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट आर्टिकल 29 and 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। अब हमें पता है कि लेकिन फंडामेंटल राइट्स तो 12 से शुरू हो जाते हैं, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा 12 और 13 में क्या है, फिर हम बाकी के राइट्स को पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिकली अवेलेबल है अगेंस्ट द स्टेट। तो पहले पता करना होगा कि स्टेट क्या है। तो आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को ही डिफ़ाइन करता है, और ये स्टेट की मीनिंग जो यहाँ हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 में वो पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो आते हैं आर्टिकल 12 पर। आर्टिकल 12 कहता है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द टर्म स्टेट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर में आ गया यूनियन ऑफ लेजिस्लेचर में ऑफ द यूनियन में आ गया लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। फिर ऐसे ही गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, स्टेट की एग्जीक्यूटिव, स्टेट का लेजिस्लेचर। फिर आएंगे लोकल एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द, जो भी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ इंडिया की टेरिटरी के अंदर हैं वो सभी। फिर आता है लास्ट है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ऐसी लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो इंडिया के टेरिटरी में तो नहीं है लेकिन कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हैं, वो सभी स्टेट में आ जाएंगे। अब हम समझते हैं कि अथॉरिटी क्या होता है। तो अथॉरिटी आर्टिकल 12 के कंटेक्स्ट में अथॉरिटी का मतलब है कि पावर, ऐसी पावर जिससे लॉ बनाया जा सके, ऑर्डर बनाया जा सके, रेगुलेशन, बाईलॉज, नोटिफिकेशन बनाया जा सके, और उनको फोर्स ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब एज अ लॉ वो इन्फोर्स किए जा सके। फिर आते हैं, हम समझते हैं, अभी हमने पढ़ा कि लोकल और अदर अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ जान गया पावर, अब लोकल और अदर अथॉरिटी क्या होता है। पहला समझते हैं लोकल अथॉरिटीज़। तो सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल कॉजेज एक्ट 1897 प्रोवाइड करता है कि लोकल अथॉरिटीज़ रिफर्स टू अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, जो कि लीगली एंटाइटल्ड हैं या इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट हैं, जो लोकल या म्यूनसिपल फंड को कंट्रोल और मैनेजमेंट उनका देख सकें। फिर इसमें एक केस है श्री राम वर्सेस नोटिफाइड एरिया कमेटी 1952, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें यूपी म्यूनसिपैलिटीज़ ने एक फ़ी लेवाई कर दिया, तो कोर्ट ने अंडर द यूपी म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1990, तो कोर्ट ने कहा कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट आते हैं, और जो फ़ी लेवाई किया गया है लोगों पे वो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, इसलिए ये फ़ी जो है वो इनवैलिड होगा। ठीक है, फिर आते हैं अदर अथॉरिटीज़। देखिए लोकल अथॉरिटीज़ का तो डेफिनेशन हमें मिल गया है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ का स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, तो उसको हम समझेंगे थ्रू डिफरेंट केसेस एंड जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स। तो पहला आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस। ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है 1954 का। इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो जो भी अथॉरिटीज़
इस गवर्नमेंट के फंक्शन की तरह फंक्शन कर रही हैं, जैसे उनका फंक्शन गवर्नमेंट के फंक्शन के लाइक नेचर है, उसे वो स्टेट हो जाएगा। तो इसी लाइक नेचर को कहते हैं एडजुस्टम जेनेरिस। तो एडजुस्टम जेनेरिस का जो प्रिंसिपल आया वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में ही आया। फिर आया उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडजुस्टम जेनेरिस के प्रिंसिपल को ओवर रूल कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हर वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की तरह फंक्शन करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट हो ही। फिर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहन लाल 1967 सुप्रीम कोर्ट का ही केस है। इसमें कहा गया कि जो टर्म है अदर अथॉरिटीज़ वो बहुत वाइड है और उन सभी अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन या किसी स्टैट्यूट के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है या क्रिएट की गई है, और उनको जो पावर कन्फर की गई, जो पावर उनको दी गई है, वो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या स्टैट्यूट के द्वारा। ऐसी सभी अथॉरिटीज़ जो होंगी वो स्टेट के अंतर्गत आएंगी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें ये कहा गया कि जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट का फंक्शन कर रही हैं या फिर गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर रही हैं वो स्टेट के मीनिंग में आ जाएंगी। इसमें ONGC, LIC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन को कह दिया गया कि ये स्टेट में आएंगे। फिर एक लैंडमार्क केस है रमन्ना दयाराम सेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें ये कहा गया कि टेस्ट दी गई कि कैसे हम बताएंगे कोई बॉडी या एजेंसी स्टेट का पार्ट है या नहीं। तो इसमें 5 टेस्ट दिए गए हैं जिनके आधार पे ये बताया जाएगा कि कोई भी बॉडी या अथॉरिटी स्टेट का पार्ट है या नहीं। तो पहला केस आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। पहला पॉइंट है कि उसका जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो स्टेट के द्वारा पूरा किया जा सकता हो, जो उसका फाइनेंशियल सोर्स है वो स्टेट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। दूसरा, स्टेट का डीप और परवेसिव कंट्रोल होना चाहिए उसमें। तीसरा, कि जो फंक्शन होगा वो गवर्नमेंटल इन एसेंस होगा, मतलब जैसे गवर्नमेंट का काम होता है वैसा वही उस अथॉरिटी या उस बॉडी का काम होगा। चौथा आता है डिपार्टमेंट ऑफ, कोई डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट किसी कॉरपोरेशन को दे दिया जाए तो वो भी स्टेट के मीनिंग में आ जाता है। पांचवा आता है कि जो स्टेट है वो जो कॉरपोरेशन है वो मोनोपोली एंजॉय करता हो किसी फील्ड में जो कि स्टेट ने उसे कन्फर किया हो या स्टेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो उस मोनोपोली को। तो अगर ये सभी आते हैं, इन सब टेस्ट को कोई भी बॉडी या अथॉरिटी इम्प्लाई हो जाता है ये टेस्ट, तो वो स्टेट के मीनिंग में आ जाएगा। फिर आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 के तहत रजिस्टर्ड है तो वो स्टेट के मीनिंग में आ जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। फिर अब हम समझते हैं कि क्या जुडिशियरी जो है वो स्टेट के मीनिंग में आती है कि नहीं। तो नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में कोर्ट ने सिमिलर बातें कही। इन दोनों में कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोर्ट जो है वो स्टेट है भी तो कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता जो किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो। फिर AR अंतुले वाले में भी वर्सेस RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। उसने ये कहा कि भले कोर्ट जो है स्टेट के मीनिंग में आ सकता है लेकिन कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं पास कर सकता है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करे। लैंडमार्क केस है
रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रही है तब तो वो स्टेट के मीनिंग में आती है, लेकिन अगर वो जुडिशियल कैपेसिटी में अपने काम कर रही है तब वो स्टेट के मीनिंग में नहीं आएगी। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू एवरीवन।